आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। ये भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम जो होता है ये एक स्फेरिकल ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर एंजाइम होता है एसिड हाइड्रोलेज। ये एंजाइम क्यों होता है? ताकि जो फूड कंज्यूम करते हैं वो ब्रेक हो जाए और वो ईज़िली डाइजेस्ट हो सके। तो इसलिए लाइसोसोम के अंदर एसिड हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम होता है। ये जो ऑर्गेनेली है लाइसोसोम, ये एनिमल सेल्स के अंदर मिलती है, जबकि जो हमारे ईस्ट और प्लांट हैं उनके अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। उनमें सेम यही जो ब्रेक डाउन वाला काम है वो कौन परफॉर्म करता है? वैक्यूल्स, जिनको हम लाइटिक वैक्यूल्स बोलते हैं। तो ये एनिमल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया था एक बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट ने। साइटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो मतलब कि सेल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। क्रिस्टन डी डुए 1955, और उन्होंने इसको सुसाइडल बैग या सुसाइडल सैक्स बोला था, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं तो कई बार ये खुद का भी डिग्रेडेशन कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग या सुसाइडल सैक्स भी बोला जाता है। इसका जो ओरिजिन है, यानी ये बनता कहाँ से है, तो लाइसोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो बड्स की फॉर्म में ये जो है आपका ओरिजिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी मेम्ब्रेन से। उसके बाद नोविकोव 1960 उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो एसिड फॉस्फेटेज होता है वो भी प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के अंदर। एसिड हाइड्रोलेज भी होता है और एसिड फॉस्फेटेज भी होता है। जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास लाइसोसोम्स नहीं होता है, बट उनके पास में कोई ना कोई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जिसकी वजह से वो अपना डाइजेशन प्रोसेस करते रहते हैं। लाइसोसोम सिर्फ आपके हायर एनिमल्स में मिलता है, यानी यूकैरियोट्स में, और प्लांट्स में भी उसकी जगह पे वैक्यूल्स होता है। लाइसोसोम जो शेप है उसकी वो ग्लोबुलर शेप का होता है और रेंज इसकी होती है 0.2 to 0.8 माइक्रोन साइज होता है इसका। अगर हम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें तो लाइसोसोम हमें डेंस और फाइनली ग्रैन्यूल शेप में दिखेगा। लाइसोसोम एक स्फीयर होता है, लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन का से बनी होती है इसकी मेम्ब्रेन, और इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे क्योंकि एंजाइम होते हैं जो कई बार क्या करते हैं, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि वो खुद के ही सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये वाली जो ऑर्गेनेली है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और मेम्ब्रेन इसकी लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। मेम्ब्रेन इम्परमेएबल है बहुत सारे जो है सबस्ट्रेट के लिए, एंड कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लेबलाइजर बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंस्टेबिलिटी कॉज कर देते हैं मेम्ब्रेन में, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं लाइसोसोम से। तो और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से फिर जो एंजाइम है लाइसोसोम के वो उसके अंदर ही रहते हैं, वो रिलीज़ नहीं होते हैं आउटसाइड द लाइसोसोम। तो लेबलाइजर में कौन होते हैं? विटामिन ए, बी, विटामिन के और ई, ये जितने भी विटामिन हैं ये क्या करेंगे, ये उसकी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, जबकि जो कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोन एंड कोर्टिसोल हैं ये इंक्रीज़ करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को। कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन ये स्टेबलाइजर हैं, तो ए, बी, के, ई। इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनका भी रोल होता है परमेबिलिटी के लिए, कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो लाइसोसोम मेम्ब्रेन से बाहर जाना है और कौन सा उसके अंदर आना है। जिन
कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट हायर दैन 200 डाल्टन होता है वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं। तो साइज इससे लेस देन होना चाहिए ताकि वो लाइसोसोम मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें और उसके अंदर जा सकें। फिर आता है कि लाइसोसोम के अंदर कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं। हमें पता है हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जिसका फंक्शन है हाइड्रोलाइसिस करना। इसके अलावा भी इसमें एंजाइम होते हैं जैसे न्यूक्लियस, नाम से पता चल रहा है मतलब न्यूक्लिक एसिड को ये डिग्रेड करेगा। तो इसके अंदर राइबोन्यूक्लियस भी होता है जो आरएनए को डिग्रेड करता है और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस भी होता है जो डीएनए को डिग्रेड करता है। उसके अलावा फॉस्फेटेज होता है जो फॉस्फेट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके मोनोफॉस्फेट नाम का प्रोडक्ट बनाता है। लाइपेज यानी कि लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा फ्रैगमेंट्स में। प्रोटीएज ये प्रोटीन को फ्रैगमेंट जब करेगा तो हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे क्योंकि प्रोटीन की कंपोजिशन किससे होती है, अमाइनो एसिड से। फिर ग्लाइकोसाइडेज ये क्या करेंगे, ये पॉलीसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जो जिसके अंदर मोर देन वन टाइप की शुगर होती है तो उसको ये सिंगल टाइप की शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। सल्फेटेज ये सल्फेट एस्टर पे एक्ट करेंगे और उनको भी ब्रेक डाउन करेंगे फ्रैगमेंट्स में। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं हमारे लाइसोसोम ऑर्गेनेली में। जो लाइसोसोम है उसके फर्दर टाइप्स होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, फैगोसोम, रेसिडुअल बॉडी एंड ऑटोफेजिक। तो हम एक एक करके अभी इनको डिस्कस करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम मतलब जो बना है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी से बाय द बडिंग प्रोसेस, यानी स्टार्टिंग में जो लाइसोसोम बनता है उसको बोला जाता है प्राइमरी लाइसोसोम और वो बनता है ईआर एंड गोल्गी से। तो जो एंजाइम होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के उसको कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है और फिर वो सिक्रीट होते हैं आउटसाइड द सेल और स्टोर करके रखता है उनको। ये दूसरा है फैगोसोम, अब प्राइमरी से ही सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है फर्दर। फिर आता है फैगोसोम, फैगोसोम मतलब जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस या पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बना है। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल अगर आता है तो उसको अगर वो इनगल्फ कर लेता है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो बनते हैं वो फैगोसोम बनते हैं। ये अटैच रहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में और फ्यूज़न करके ये प्राइमरी के साथ जब फ्यूज़न करते हैं तो ये बना देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप रेसिडुअल बॉडी। इनके पास ये ऐसी बॉडी होती है जिनके पास इनडाइजेस्टेबल मटेरियल रहता है, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जब डाइजेशन इनकम्प्लीट होती है तब ये रेसिडुअल बॉडी बनती हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या ऑटोफैगोसोम बोलते हैं। इनके पास जो इतना भी मटेरियल होगा वो सारा डाइजेस्टेड मटेरियल होगा। तो ये ऑटोफेजी का मतलब क्या है, ऑटो मीन्स सेल्फ। कई बार क्या करते हैं खुद के ही जो सेल्स जो डिग्रेड हो जाते हैं या ओल्ड हो जाते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, खुद को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं खुद के सेल्स को ही, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला गया है। तो यहाँ ऑटोफैगोसोम का मतलब है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपने ही सेल्स को कंज्यूम कर लेंगे। अब आता है कि लाइसोसोम जो है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है तो इसका रोल डाइजेशन में तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जब भी एक्स्ट्रा डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का तो वो 2 वे में होगा, या तो इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है या एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है, जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है जो फर्स्ट टाइम बना है वो बहुत सारे वो सिक्रीट करेगा हाइड्रोलेज एंजाइम को इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। और इससे क्या होगा, पार्शियल डिग्रेडेशन यानी हाफ डिग्रेडेशन होगी मैट्रिक्स की। फिर जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है, क्योंकि हाफ ही डिग्रेडेशन हुई है, अब जो हाफ पोर्शन बचा हुआ है वो अब्जॉर्ब होगा सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर लेना, एक्सो मतलब होता है बाहर की साइड में सिक्रीट कर देना। और इस तरह से फिर जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है वो बचे हुए जो पार्ट है उसकी डाइजेशन को कंप्लीट करता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है ये कब होती है, जब बोन इरोजन प्रोसेस हो रही होती है तब ये प्रोसेस होती है।
फिर आता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यानी इंट्रासेल्युलर में क्या होगा, ऑटोफाजी या हेट्रोफाजी, यानी अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर लेना जो ओल्डर हो चुके हैं या डिग्रेडेड हो चुके हैं, या फिर जो है डिफरेंट जो है सेल्स हैं उनको, मतलब दूसरों के सेल्स को भी डाइजेस्ट कर लेना। ऑटोफाजी में क्या होता है कि ये एक इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का ही प्रोसेस है। इसमें ये क्या करेगा, सेल का ब्रेकडाउन करेगा, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का ब्रेकडाउन करता है। और जो हेट्रोफाजी है ये, इसमें क्या होगा, बाहर का मटेरियल का अंदर इनटेक होगा, लाइसोसोम के अंदर एक्सोजीनियस मटेरियल आएगा और फिर उसकी ब्रेकडाउन होगी। और हेट्रोफाजी जो है वो दो टाइप की होती है, या तो फैगोसाइटोसिस हो सकता है या पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल की ईटिंग, यानी जब सेल को खाया जा रहा है, और सेल का ड्रिंक उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। फिर नेक्स्ट फंक्शन है हार्मोन का सक्रीशन। बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जो इसके अंदर हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम है वो सक्रीशन भी करता है, सक्रीटरी उसकी एक्टिविटी होती है। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स का सक्रीशन, उनका रेगुलेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, लाइसोसोम का रोल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन भी होता है। कैसे होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म में एक्रोसोम पार्ट होता है एक, तो जो कि हेड वाला पार्ट होता है, तो उसको ये रप्चर कर देता है, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम है, तो उसको ये रप्चर करेगा। जैसे ही रप्चर करेगा उसकी वजह से फिर इसको, क्योंकि स्पर्म जब रप्चर होएगा तब ये एंटर कर पाएगा एग के अंदर, और जब ये एग के अंदर एंटर करेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगी। तो जो ये एक्रोसोम पार्ट है वहाँ से नहीं, जो एक्रोसोम पार्ट है वहाँ से हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम निकलता है और वो एग की जो कवरिंग है उसको ब्रेक करता है, तब जा करके एग के अंदर स्पर्म की एंट्री होती है, और इस तरह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो लाइसोसोम वहाँ पे भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट फंक्शन है ऑटोलाइसिस, जो अभी बता रहे थे कि अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है, तभी इसको सुसाइडल बैग भी बोला गया है। ये ऑटोलाइसिस प्रोसेस कब होती है, जब इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस होती है या एम्फीबियन की मेटामॉर्फोसिस होती है, तो उस टाइम पे ऑटोलाइसिस अपने ही सेल्स को लाइसोसोम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। क्रोमोसोम ब्रेक, लाइसोसोम के पास एंजाइम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, जिसको हम डीएनएस भी बोलते हैं। तो ये डीएनए पे अटैक करेगा, क्रोमोसोमल ब्रेकेज हो जाएगी एंड रीअरेंजमेंट करेगा। इसी तरह से जो हाइड्रोलेज एंजाइम होता है लाइसोसोम के पास में, वो कुछ स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटीज़ कर देता है क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, जैसे कैंसर हो गया या अदर जो क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि इसके पास इतने सारे एंजाइम्स हैं, तो ये डाइजेशन में, आपके फर्टिलाइजेशन में, और जो क्रोमोसोम ब्रेक है या ऑटोलाइसिस है, इन सब प्रोसेसेस में हेल्पफुल होता है। लेकिन ये सारी प्रोसेसेस होंगी आपकी